Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samina Khan, lecturer Business Administration, Institute of Southern Punjab, Multan. We are going to start our lecture of performance management. This is lecture number 4 and this is for MBA 6th semester. आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस मेजर्स एंड असेसमेंट. लास्ट लेक्चर में हमने बात की रोल प्रोफाइल्स पर और ऑब्जेक्टिव सेटिंग पर. आज हम बात करेंगे परफॉर्मेंस मेजर्स एंड असेसमेंट पर. हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं टू डिस्कस आउटपुट्स एंड आउटकम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ आउटपुट एंड आउटकम मेजर्स, इनपुट्स, कॉम्पिटेंसी एंड होल्डिंग कोर वैल्यूज, क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस मेजर्स, परफॉर्मेंस प्लानिंग, डेवलपमेंट प्लानिंग, द परफॉर्मेंस एग्रीमेंट. So हम start करते हैं with the performance measures and assessment. It is often said that if you can't measure it, you can't manage it. अक्सर कहा जाता है कि अगर आप measure नहीं कर सकते तो आप manage नहीं कर सकते, और ये भी what gets measured gets done. Certainly आप performance को improve नहीं कर सकते अगर आपको ये पता ना हो कि present performance क्या है. आपको अगर performance को enhance करना है तो आपको present performance का पता होना बहुत ज़रूरी है. हमने जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात की, हमने कहा कि प्रोसेस जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है एक्सपेक्टेशंस को डिफाइन करने के साथ, कि जब हम एक्सपेक्टेशंस को इन टर्म्स ऑफ टारगेट, स्टैंडर्ड्स और कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट्स की टर्म्स में डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअली परफॉर्मेंस को मैनेज कर रहे होते हैं. लेकिन इम्प्रूवमेंट जो है आपकी परफॉर्मेंस और पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में वो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्ट होती है कि हमारी करंट परफॉर्मेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ बोथ रिजल्ट्स एंड कॉम्पिटेंस. सो ये बेसिस होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, कहाँ पर हमारी डेवलपमेंट नीड्स हैं. सो हम कह सकते हैं कि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है करियर प्लानिंग के लिए, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं और अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर सकते हैं. हमें पता चल जाता है कि स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेसेस क्या है. अब ये अचीव सिर्फ उस वक्त किया जा सकता है अगर आपकी एग्रीड और रिलायबल परफॉर्मेंस मेजर हो और क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट हो कि आप किस क्राइटेरिया पर असेस करोगे. अब हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एनकरेजिंग पीपल टू टेक चार्ज ऑफ देयर ओन परफॉर्मेंस. सो इट्स क्लियर कि मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में. ये बेसिस आपको प्रोवाइड करता है फीडबैक के लिए कि अगर आपने फीडबैक जनरेट करना है तो आपका जो मेजरमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ये आपको ये बता रहा होता है कि कहाँ पर काम ठीक हो रहा है और कहाँ पर हमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पर हमें करेक्टिव एक्शंस की ज़रूरत है. अच्छा जी, अब अगर हम मेजरमेंट एंड असेसमेंट इश्यूज में आउटपुट्स, आउटकम्स और इनपुट्स की बात करें तो वो क्या है, हम उसको डिस्कस करते हैं. Here you can see it can be argued that what gets measured is often what is easy to measure, and in some jobs what is meaningful is not measurable and what is measurable is not meaningful. कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप जिस चीज़ को मेजर कर रहे होते हो वो मीनिंगफुल नहीं होती, और जो मीनिंगफुल होती है उसको आप मेजर नहीं कर रहे होते या नहीं कर सकते. तो जितना ज़्यादा आप एम्फोसाइज करते हो मेजरमेंट और क्वांटिफिकेशन को, हो सकता है कि जो नॉन मेजरेबल एलिमेंट्स हैं टास्क के उनको आप सैक्रिफाइस कर रहे हो. क्वालिटी परफॉर्मेंस फ्रीक्वेंटली हो सकता है उसको उस पर सैक्रिफाइस हो रहा हो. यहाँ पर हमें ये देखने की जरूरत है कि परफॉर्मेंस को मेजर करना आसान होता है उन लोगों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्वांटिफाइड टारगेट्स के लिए, जैसे सेल्स में. यहाँ पर परफॉर्मेंस को मेजर करना आसान है. लेकिन इन केस ऑफ नॉलेज वर्कर्स अगर हम बात करें तो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट, यहाँ पर इनकी जो क्योंकि क्वांटिफाइड टारगेट्स नहीं होते तो इनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता है. लेकिन इस डिफिकल्टी को हम ओवरकम कर सकते हैं किस तरह से, अगर हम डिस्टिंग्विश कर लें आउटपुट्स और आउटकम्स में डिस्टिंक्शन जो है उसको समझ लें. सो अब हम बात करते हैं आउटपुट्स की और आउटकम्स की. हम कहते हैं an output is a result that can be measured quantifiably, while the outcome is a visible effect that is the result of effort but cannot necessarily be measured in quantified terms. तो आउटपुट आपका रिजल्ट होता है जिसको आप मेजर कर सकते हो, क्वांटिफाइबली मेजर कर सकते हो, लेकिन आउटकम जो होता है वो आपका विजिबल इफेक्ट होता है जो आपकी एफर्ट का रिजल्ट होता है, लेकिन आप उसको क्वांटिफाइबल टर्म्स में क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते. अब आपकी तमाम जॉब्स में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट टू मेजर होते हैं, क्वांटिफाइबली उनको मेजर करना डिफिकल्ट होता है एज आउटपुट्स. लेकिन ये तमाम जॉब्स जो हैं वो कोई ना कोई आउटकम ज़रूर प्रोड्यूस कर रही होती हैं. आउटकम को देखना अब हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है
कि इस जॉब की स्पेसिफिक आउटकम्स क्या है। हमने जब जो एक टारगेट सेट किया था या हमारे जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स थे वो क्या थे, और क्वालिटेटिव टर्म्स में हम इनको बता रहे होते हैं एज अ स्टैंडर्ड और लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस टू बी अटेन्ड. So it's important when agreeing objectives to answer the question how will we know that this objective has been achieved. कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया. तो यहाँ पर आंसर क्या होता है कि बिकॉज सच एंड सच विल हैव हैपेंड. तो ये जो आपका सच एंड सच होता है ये डिफाइंड होता है either as output in form of some like quantifiable target, और ये हो सकता है, ये आपका आउटकम की फॉर्म में भी हो सकता है. से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, सेटिस्फैक्ट्री आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, तो यहाँ पर जो आपका सेटिस्फैक्ट्री है, जो सेटिस्फैक्ट्री को आप डिफाइन करोगे वो आपका आउटकम होगा. दैट मीन्स कि आप यहाँ पर एक एग्रीड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस दे रहे हो, एग्रीड लेवल ऑफ सर्विस की बात कर रहे हो. तो हम कह सकते हैं कि आउटकम्स और आउटपुट्स दोनों को हमें देखने की जरूरत होती है. आउटपुट आपका आप मेजर कर सकते हो क्वांटिफाइबली, और जो आउटकम होता है वो विजिबल इफेक्ट होता है, लेकिन आप उसको क्वांटिफाइबली मेजर नहीं कर सकते. अच्छा, अब हम अगर क्लासिफिकेशन ऑफ आउटपुट एंड आउटकम मेजर्स की बात करें तो हम कहते हैं आउटपुट मेजर्स और मेथड्स इंक्लूड फाइनेंशियल मेजर्स हो सकते हैं आउटपुट में. इसी तरह से लेवल ऑफ टेकअप ऑफ अ सर्विस हो सकता है, सेल्स, न्यू अकाउंट्स हो सकते हैं, टाइम मेजर्स हो सकते हैं जैसे स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स और टर्न अराउंड अचीवमेंट कंपेयर्ड विद टाइम टेबल्स. इसी तरह से ये आपके सारे आउटपुट मेजर्स हैं. अगर हम आउटकम मेजर्स की बात करें तो उसमें शामिल होते हैं अटेनमेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड, quality level of service, change in behavior, completion of work project, acquisition and effective use of additional knowledge and skills, and reaction, judgment by others, colleagues, internal and external customers. तो ये आपके आउटकम मेजर्स हैं जो विजिबल आपको अफेक्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन आप उसको क्वांटिफाइबली मेजर नहीं कर सकते. सो इस तरह से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम बात करते हैं इनपुट्स की. इनपुट्स में हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी एंड अपहोल्डिंग कोर वैल्यूज की हम इसमें बात करेंगे. तो हम कहते हैं जब हम परफॉर्मेंस को असेस कर रहे होते हैं ये भी ज़रूरी होता है कि हम इनपुट्स को कंसिडर करें कि कितना नॉलेज, स्किल्स अटेन किए, कौन सा बिहेवियर जो है वो डिपिक्ट किया गया, और क्या वो इन अकॉर्डेंस था विद द स्टैंडर्ड्स जो हमने सेट किए थे कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क में और स्टेटमेंट ऑफ कोर वैल्यूज में. तो आपको इनपुट्स को देखना, हम पहले भी बात कर चुके हैं, इनपुट आपका नॉलेज और स्किल्स की फॉर्म में हम बता रहे होते हैं. तो इनपुट्स को देखना और ये देखना कि क्या जो आपका बिहेवियर्स थे वो अकॉर्डिंग टू द सेट स्टैंडर्ड्स थे, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग थे या नहीं थे, वो भी देखना ज़रूरी है. नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनकरेज बिहेवियर सच एज द फॉलोइंग: build effective working relationship with others, take an initiative to address problems. तो यहाँ पर कुछ आपको बिहेवियर्स दिए हैं जिनको इनकरेज करने की जरूरत होती है, जैसे इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप बनाना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, सीक्स नॉलेज रिलेटेड टू इमर्जिंग इश्यूज, आपके जो इमर्जिंग इश्यूज हैं उसके बारे में आपका नॉलेज गेन करना. इसी तरह से आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है कोवर्कर्स के साथ शेयर करना, कस्टमर्स की कंसर्न को रिस्पॉन्ड करना, ये तमाम ऐसे बिहेवियर्स हैं जिनको इनकरेज करने की ज़रूरत होती है. इसी तरह से आप अगर असेसिंग कॉम्पिटेंसी की बात करें, हम कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेटर्स फॉर कॉम्पिटेंसी हेडिंग इन अ फ्रेमवर्क कैन बी डिवाइज्ड एंड यूज्ड एज अ बेसिस फॉर असेसमेंट इन द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ लीडरशिप. कि आपके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेटर्स कॉम्पिटेंसी हेडिंग में जो हैं उनको हम डिवाइस कर सकते हैं फ्रेमवर्क में, और हम उसको यूज करते हैं एज अ बेसिस फॉर असेसमेंट. यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है लीडरशिप की कि अगर हम उसमें पॉजिटिव इंडिकेटर्स को देखें तो हम कहते हैं पॉजिटिव इंडिकेटर्स क्या होंगे: अचीव हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम, कि आपने हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस टीम से अचीव की, आपने डिफाइन किया ऑब्जेक्टिव्स को, प्लान्स को, एक्सपेक्टेशंस को, इनको आपने क्लियरली डिफाइन किया, आपने कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर की परफॉर्मेंस को और अच्छा फीडबैक दिया, आपने इफेक्टिव रिलेशनशिप मेंटेन किया इंडिविजुअल्स के साथ और टीम के साथ एज अ होल, आपने सेंस ऑफ कॉमन पर्पस डेवलप की टीम में, आपने टीम मोरल को बिल्ड किया, इफेक्टिवली मोटिवेट किया इंडिविजुअल मेंबर्स को by recognizing their contributions while taking appropriate action to deal with poor performers, कि आपने उन लोगों को जो अच्छा काम कर रहे थे आपने उन्हें
रिकग्निशन दी, और वो लोग जिनकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं थी, आपने उन्हें गाइडलाइंस दी या आपने उन्हें मोटिवेट किया और आपने उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए, तो ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं कि अगर बीइंग अ लीडर आपने ये सारे काम किए तो हम इनको ये आपके पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। इसी तरह अगर हम नेगेटिव इंडिकेटर्स की बात करें तो हम कहते हैं कि अगर does not achieve high level of performance from team, fails to clarify objectives or standard of performance, pay insufficient attention to the needs of individuals, neither monitor nor provides effective feedback on performance, inconsistent in rewarding good performance or taking action to deal with poor performance, तो ये आपके नेगेटिव इंडिकेटर्स होंगे कि अगर आपने हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव नहीं की, अगर आपने क्लियरली क्लैरिफाई नहीं किए, ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली नहीं बताया, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को क्लियरली नहीं बताया, अगर आपने इनसफिशिएंट अटेंशन दी है इंडिविजुअल की नीड्स को, टीम की नीड्स को, इसी तरह से अगर आपने मॉनिटर नहीं की परफॉर्मेंस और ना ही इफेक्टिव फीडबैक दिया परफॉर्मेंस पर, अगर आप इनकंसिस्टेंट रहे परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड, गुड परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करने में या पुअर परफॉर्मेंस को डील करने में अगर आप इनकंसिस्टेंट रहे, तो ये नेगेटिव इंडिकेटर्स हैं आपके लीडरशिप के पर्सपेक्टिव में जो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे उसके। सो मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस मायर्स की। अब परफॉर्मेंस मायर्स शुड, इनको किस तरह का होना चाहिए? इनको सबसे पहली बात जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, स्ट्रैटेजिक गोल्स के साथ रिलेटेड होना चाहिए। आपके जो स्ट्रैटेजिक गोल्स हैं और मायर्स हैं उसके साथ रिलेटेड होना चाहिए। बी रेलेवेंट टू एंड ड्राइव्ड फ्रॉम द रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न। अब ये रेलेवेंट होना चाहिए और इसको डिराइव होना चाहिए रोल्स और ऑब्जेक्टिव से ऑफ द इंडिविजुअल्स कंसर्न। तो आपका जो परफॉर्मेंस मायर है कि जिसकी बेस पर आप परफॉर्मेंस को मायर कर रहे हो, जो क्राइटेरिया जिस भी तरह का सेट कर रहे हो, इसको रेलेवेंट होना चाहिए किसके, आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, कंसर्न इंडिविजुअल्स हैं, उनके रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से रेलेवेंट होना चाहिए। इनको इंडिकेट करना चाहिए द डाटा और एविडेंस दैट विल बी अवेलेबल एज द बेसिस फॉर मायरमेंट। इट शुड बी वेरीफाइबल, it should be precise as possible. इसी तरह से it should provide as sound basis for feedback and action, and it should be comprehensive. तो ये हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है फॉर परफॉर्मेंस मायर्स। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं वेरिएशंस इन परफॉर्मेंस मायर्स कि आपके परफॉर्मेंस मायर्स में वेरिएशंस भी हो सकती हैं। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स और जो परफॉर्मेंस मायर्स होते हैं उनका फोकस और कंटेंट ऑफ कोर्स ये वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में और लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से। तो डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से और ऑक्यूपेशंस के हिसाब से आपके जो परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स हैं और बायर्स हैं उनका फोकस और कंटेंट चेंज हो सकता है। अब से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पर सीनियर मैनेजर्स जो हैं, से फॉर एग्जांपल उनका जो फोकस है वो बेस हो सकता है डेफिनेशंस ऑफ द की रिजल्ट एरियाज पर। हियर यू कैन सी द फोकस फॉर सीनियर मैनेजर्स is likely to be based on definition of key result areas that spell out their personal responsibility for growth, added value and results. अब यहाँ पर जो emphasis होगा वो largely होगा on objective in the form of quantified targets. यहाँ पर less prominence मिलेगी competencies को। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि their performance will be measured by what they do to get results. How they do it will be less important. तो यहाँ पर जब हम सीनियर मैनेजर्स की बात करते हैं हम कहते हैं कि यहाँ पर जो क्वांटिफाइड टारगेट्स हैं उन पर फोकस ज़्यादा होगा और जो लेस प्रोमिनेंस दी जाएगी कॉम्पिटेंसीज को। इसी तरह से जब हम मैनेजर्स, टीम लीडर्स और प्रोफेशनल स्टाफ की बात करते हैं हम कहते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस को भी हम मेजर करेंगे इन रेफरेंस टू द डेफिनेशन ऑफ द की रिजल्ट एरियाज को डिफाइन करके। अब यहाँ पर अचीवमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव टारगेट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन ज़्यादा एम्फोसिस जो है वो हमारा होगा कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट्स पर। सो ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन वी कैन से। सो आपकी परफॉर्मेंस मायर्स में वेरिएशंस हो सकती हैं डिफरेंट लेवल्स के हिसाब से और डिफरेंट आपके ऑक्यूपेशंस के हिसाब से। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस प्लानिंग की। अब परफॉर्मेंस प्लानिंग पार्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सीक्वेंस का। यहाँ पर हम कहते हैं हमारी ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन हो रही होती है कि इंडिविजुअल से हमने क्या एक्सपेक्ट करना है, उन्होंने क्या करना है और किस तरह से उन्होंने बिहेव करना है, कि अगर उनकी रोल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें हम एक्सपेक्टेशंस बता रहे होते हैं
कि इंडिविजुअल्स ने किस तरह का बिहेवियर शो करना है और उनसे जो टारगेट्स हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस तरह के एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, उन्होंने किस तरह के टारगेट्स को अचीव करना है। तो हम कहते हैं परफॉर्मेंस प्लानिंग जो है ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पार्ट है और इसमें हम जॉइंट एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं इस बात पर कि इंडिविजुअल्स या आपके जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने क्या करना है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, और उन्होंने किस तरह का बिहेवियर शो करना है अपनी रोल की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए और डेवलप करने के लिए अपनी स्किल्स और कैपेबिलिटीज को। तो अब यहाँ पर ये प्लान ये भी आपको बता रहा होता है कि मैनेजर्स किस तरह से सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे। सो ये फॉरवर्ड लुकिंग है, लेकिन आपको जो पास्ट जो आपकी परफॉर्मेंस है उसका जो एनालिसिस है वो आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहा होता है, एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट पर भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। अब जो आपका परफॉर्मेंस एस्पेक्ट है प्लान का वो एग्रीमेंट ऑब्टेन करता है कि हमने अचीव क्या करना है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, या हमने किस तरह से स्टैंडर्ड्स को रेज करना है, अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह से इम्प्रूव करना है। अब ये आपकी प्रायोरिटीज को एस्टैब्लिश कर रहा होता है। अच्छा जी, इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो एज वर्क प्लान्स, जो प्रोग्राम्स को सेट आउट कर रहे होते हैं फॉर अचीविंग टारगेट्स, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस या फॉर कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट्स। तो ये आपकी एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं प्रायोरिटीज को, ठीक है, वो की एस्पेक्ट्स जिनको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत होती है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। So we can say agreement is also reached at this stage on how performance will be measured and the evidence that will be used to establish level of competence. अब अगर हम डेवलपमेंट प्लानिंग की बात करें तो हमने कहा कि फॉर इंडिविजुअल दिस स्टेज इंक्लूड्स प्रिपरेशन एंड एग्रीमेंट ऑफ अ पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। अब इस स्टेज पे आप पर्सनल डेवलपमेंट प्लान की बात करते हो। अब पर्सनल डेवलपमेंट प्लान हमने पहले भी डिस्कस किया कि यहाँ पर आपका एक लर्निंग एक्शन प्लान होता है कि आप किस तरह से चीज़ों को सीखोगे और वो आपके मैनेजर की सपोर्ट के साथ हो रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट के साथ हो रहा होगा। इसमें फॉर्मल ट्रेनिंग्स भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें जो एम्फोसिस होता है वो सेल्फ मैनेज लर्निंग पर होता है, कोचिंग पर होता है, मेंटोरिंग पर होता है, प्रोजेक्ट वर्क, जॉब इनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट पर होता है। तो ये आपका डेवलपमेंट प्लान होता है जिसमें आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हो डेवलपमेंट प्लानिंग में कि किस तरह से इंडिविजुअल्स जो है वो डेवलप करेंगे अपने आप को, किस तरह से अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, स्किल्स को बढ़ाएंगे। अब जो डेवलपमेंट प्लान है वो रिकॉर्ड करता है एक्शंस को जो आप एग्री कर रहे होते हो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, और किस तरह और ये भी कि आप अपने नॉलेज को, स्किल्स को और कैपेबिलिटीज को किस तरह से इम्प्रूव करोगे। So the development plan records the actions agreed to improve performance and to develop knowledge, skills and capabilities. तो ये जो है ये फोकस करता है development in the current job to improve the ability to perform it well and also importantly to enable individuals to take on wider responsibilities, extended their capacity to undertake a broader role. तो ये आपकी करंट जॉब परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए भी और अगर आपने वाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ जाना है उसके लिए भी आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है। सो ये प्लान कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ अ पॉलिसी ऑफ कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। तो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट की जो आपकी पॉलिसी है वो इससे पॉसिबल हो सकती है। नाउ अगर हम बात करें द परफॉर्मेंस एग्रीमेंट, तो परफॉर्मेंस एग्रीमेंट डिफाइन करता है आपकी रोल की रिक्वायरमेंट्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स इन द फॉर्म ऑफ टारगेट्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मायर्स को और इंडिकेटर्स को, नॉलेज, स्किल्स और कॉम्पिटेंस को, कॉर्पोरेट कोर वैल्यूज और रिक्वायरमेंट्स को, और इसी तरह से परफॉर्मेंस प्लान जो है एक ऐसा वर्क प्लान जो स्पेसिफाई करता है व्हाट नीड्स टू बी डन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और इसी तरह से आपका पर्सनल डेवलपमेंट प्लान आ जाता है और आपकी प्रोसेस डिटेल्स आ जाती हैं। सो यहाँ पर एक चेकलिस्ट दी हुई है परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट प्लानिंग की कि टू व्हाट एक्सटेंट हैव द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स बीन मेट, प्लान्स बेस्ड है एनालिसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस पर या नहीं, आपने इस चीज को देखना है। मैनेजर इंकरेज कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को कि वो अपने लिए परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स बनाएं, और प्लान्स जो है वो फाइनलाइज्ड हुए हैं और एग्रीड हुए हैं जॉइंटली। प्लान्स में क्लियर आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आपने अचीव करना है, प्लान्स इंडिकेट करते हैं सक्सेस क्राइटेरिया को। तो इन सारी चीज़ों को आपने देखना होता है। इंडिविजुअल्स एम्पावर्ड है टू मैक्सिमम डिग्री पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स, प्रोविजन इज मेड फॉर मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग प्रोग्रेस विदाउट बीइंग ऑपरेसिव। तो ये आपके पास एक चेकलिस्ट है। Now at the end here is an assignment for you and the question is, in your opinion, why it is important for organizations to focus on development planning? Explain with relevant examples.
आपके ओपिनियन में ये क्यों इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि वो डेवलपमेंट प्लानिंग पे फोकस करें, आपने रेलेवेंट एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। आपकी असाइनमेंट को सबमिट करवाने की डेडलाइन आपका नेक्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।